नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BPSC 102 की, यानी संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। इससे पहले हमने इकाई 1, 2 और 3 को पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 4 की। तो जो इकाई 1, 2 और 3 है उसके सभी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। मौलिक अधिकार इकाई 4। तो ये मौलिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार वैसे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा या किसी देश के द्वारा वहाँ के नागरिकों को दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों के होने का मतलब है कि आपका देश लोकतंत्र है। मान लीजिए कोई देश है चाइना, वहाँ पे लोगों को किस चीज़ का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो उइगुर मुस्लिम है उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें उनके धार्मिक चीज़ों को करने के लिए मना किया जाता है, उन्हें दाढ़ी रखने की छूट नहीं है, उन्हें बुर्का पहनने का जो है वो छूट नहीं है। आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, आप अपने धर्म का प्रैक्टिस पब्लिकली नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या है, किसी भी प्रकार का समानता नहीं है। ना तो स्वतंत्रता है, ना समानता है, ना ही धार्मिक आज़ादी है, ना ही सांस्कृतिक विरासत है। आप ईद नहीं मना सकते, आप बकरीद नहीं मना सकते। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि जो अधिकार होते हैं, इन अधिकारों से स्पष्ट होता है कि आपका देश कितना लोकतांत्रिक है। जो देश अपने नागरिकों को अच्छे और अधिक अधिकार देते हैं वे लोकतांत्रिक देश होते हैं, और जो देश अपने नागरिकों को अधिकार नहीं देते उन्हें हम लोकतांत्रिक देश नहीं कहते हैं। उन्हें हम या तो राजतंत्र के अधीन रखते हैं या फिर हम उन्हें कम्युनिस्ट कंट्री घोषित करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दें कि अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन हो या PDF हो, तो आप दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। PDF असाइनमेंट आपको तुरंत डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो आपका हैंड रिटन असाइनमेंट है, ठीक है, वो आपके घर तक बाय पोस्ट हमारे द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर का नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले हम आपको अध्याय 3 में लेके जाएंगे। अध्याय 3 में हमने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में, और प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ था? हम भारत के लोग सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त करने का वचन लेते हैं। यानी हमारा संविधान ने हमें क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, न्याय का अधिकार दिया है, सुरक्षा का अधिकार दिया है और सम्मान प्राप्त करने का अधिकार दिया है। यानी हमने कहा था कि प्रस्तावना खिड़की है। तो प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम यह समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति समझ लेगा कि जो भारत देश है वो कौन सा देश है? वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे आपको सभी चीज़ों की छूट है, आज़ादी है, आपको अपना अधिकार प्राप्त करने का यह है। अब मान लीजिए न्याय, मान लीजिए कि आपके साथ कुछ घटना ऐसा घटित हुआ कि आप जो है वो न्याय मांगने के लिए अदालत जा रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप चाहे तो जिला कोर्ट में जाइए, जिला कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिला आप हाई कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट से आपको न्याय नहीं मिला तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से भी आपको अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आप जाइए हमारे राष्ट्रपति के पास, श्री महामहिम के पास। आई बात समझ में? तो देखिए, तो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में रखा गया है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, और भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को रखा गया है, जो हम आगे के चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो अधिकार होते हैं, न्याय का अधिकार, तो न्याय का अधिकार या कोई भी अधिकार हो वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, वो आपको मिलके ही रहेगा। अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने आपको किसी भी चीज़ की गाली दे दी, ठीक है, आपके जाति के विरुद्ध, आपके धर्म के विरुद्ध कुछ भी टिप्पणी कर दिया, तो आपके पास ये अधिकार है कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ जो है आप कोर्ट में जाके उसके लिए सजा की मांग कर सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक होने वाला है वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी इतिहास क्या कहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। तो जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तब से ही जो है वो मौलिक अधिकारों की बात की जाने लगी थी। यानी अंग्रेज जो है हमसे हमारे अधिकार छीन लिए थे। तो उसीलिए जो कांग्रेस है, कांग्रेस का स्थापना किया गया। क्यों? ताकि हमें हमारा अधिकार मिले। उस समय की जो कांग्रेस थी
वो अंग्रेजों से कुछ अधिकारों की मांग कर रही थी, तो इसलिए अंग्रेजों ने एक विधेयक पास किया। उस विधेयक का नाम था भारतीय संविधान विधेयक, ठीक है, 1895। इसके अंतर्गत कुछ अधिकारों को शामिल किया गया। यह विधेयक भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अधिकृत अधिकारी द्वारा ही जेल भेजना तथा राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा व्यवस्था कराना। इन अधिकारों को अंग्रेजों के टाइम पे, ठीक है, शामिल किया गया था। आगे के वर्षों में भारतीयों को और अधिकार देने की मांग का प्रयास लगातार किया जाने लगा। इन मांगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रस्तावों में भी शामिल किया। विशेषकर 1917 एवं 1919 के विभिन्न विधेयक एवं समिति रिपोर्टों में यह शामिल किया गया, यानी कांग्रेस और भी डिमांड करने लगी। 1950 में एनी बेसेंट द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय मंडल विधेयक का मसविदा तैयार किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1945 में सप्रू रिपोर्ट और मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान सभा की उप समितियां भी बनाई गई थी। यानी नेहरू रिपोर्ट की बात करें जो 1928 में आई थी, या फिर सप्रू रिपोर्ट की बात करें जो 1945 में आई थी, सभी ने क्या किया, हमारे अधिकारों की बात की। अंग्रेजों से यह कहा कि हमें हमारा अधिकार दो। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय मंडल विधेयक 1925 की। देखिए, राष्ट्रीय मंडल विधेयक ने भारतीयों के लिए 7 मौलिक अधिकारों की मांग की। ये 7 अधिकार कौन कौन से थे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की आज़ादी, बात करने की आज़ादी, एकत्रित होने की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। इस विधेयक में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त रखने का भी प्रावधान था। मार्ग का समान रूप से प्रयोग करना, यानी कोई अगर सड़क है तो ऐसा नहीं कि उस सड़क पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही जाएंगे, अंग्रेज के अफसर ही जाएंगे। उस सड़क पर जो है वो एक इंडियन, एक भारतीय भी जा सकता है। न्याय का प्रावधान, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अंग्रेज पीटता है, मारता है, जैसे कि मान लीजिए जनरल डायर ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पे हजारों लोगों की निर्मम हत्या की थी, तो उस हत्या के विरुद्ध जो है हमें अपने लिए न्याय मांगने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। एवं व्यवसाय करने के स्थान के लिए समान व्यवस्था करने का भी प्रावधान था, यानी जो बिजनेस है, व्यवसाय है, उसके लिए भी जो है हमें समान अधिकार मिलने चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय मंडल विधेयक 1925 के प्रावधान में था। अब आगे हम बात करें नेहरू रिपोर्ट की, तो नेहरू रिपोर्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट को जब मैं पढ़ूंगा तो उसे आप काफ़ी ध्यान से सुनना। राष्ट्रमंडल विधेयकों के प्रिंट होने के पश्चात 1927 में साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया, जिसका मूल मकसद था भारत में संवैधानिक सुधार की संभावनाओं का परीक्षण करना। यानी भारत में जो संविधान अब लागू हो रहा है धीरे धीरे, उसमें क्या करना, उसको चेक करना, उसका जांच करना, उसका परीक्षण करना कि क्या सही में ऐसा हो सकता है, क्या अगर कोई हम नियम लागू करें तो क्या वास्तव में, ठीक है, ये भारत में लागू हो पाने की इसकी संभावना है, उसका परीक्षण। साइमन कमीशन के जवाब में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एक समिति के गठन का प्रावधान था। यह समिति मद्रास में आयोजित वार्षिक सत्र में गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वराज संविधान, यानी भारत के लिए अपना खुद का संविधान। यानी अंग्रेजों के दिए हुए संविधान को हम नहीं मानते, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, तो संविधान भी हमारा खुद का होना चाहिए जो हम खुद से उसको बनाएं। अब जो नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों को दिया गया, तो अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। नेहरू रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अल्पसंख्यकों को अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जिस लोगों की आबादी सबसे कम है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। अब आगे हम बात करेंगे सप्रू रिपोर्ट की। तो सप्रू रिपोर्ट कब आया था? 1945 में आया था। सप्रू समिति का यह कार्य था कि भारत के भविष्य के लिए संविधान निर्माण के कार्य को गति प्रदान करना। इस समिति के 30 मेंबर थे। इसका नाम सप्रू समिति रखा गया था क्योंकि इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे, जो कि एक जाने माने वकील थे। यह रिपोर्ट सन 1945 में प्रकाशित हुई थी। सप्रू समिति ने अधिकारों से संबंधित 2 सुझावों की वकालत की थी। पहला था न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित अधिकारों के बीच अंतर बताना, यानी जो है न्याय क्या है और अन्याय के विरुद्ध में अधिकार को बताना। दूसरा था यह अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, यानी भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह सप्रू रिपोर्ट में कहा गया था।
अब आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं, यानी उनके गुण। मौलिक अधिकारों के गुण क्या है, उनकी विशेषता क्या है, आइए इन पर एक बार हम नजर डालते हैं। तो जो पहली विशेषता है वो यह है कि सभी व्यक्ति कानून के नज़र में बराबर है, यानी सभी को बराबर अधिकार है। अगर आपको अपना धर्म हिंदू धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है तो एक ईसाई को भी ईसाई धर्म प्रैक्टिस करने का क्या है, वो अधिकार है। अगर आपको संगठन बनाने का अधिकार है तो दूसरे किसी भी धर्म के लोगों को भी संगठन बनाने का अधिकार है। आपको आंदोलन करने का अधिकार है तो सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, यानी उनकी भाषा की रक्षा करना, उनकी संस्कृति की रक्षा करना, उनके लिपि की रक्षा करना। उसके बाद व्यक्तियों की रक्षा करना। संविधान के 3 अनुच्छेद व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत किसी भी नागरिक को उनकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, रेस्टोरेंटों, कुएं, सड़क इत्यादि के प्रयोग करने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी आपको कोई भी कहीं पर भी जाने से, कोई चापानल यूज करने के लिए, तालाब यूज करने से रोक नहीं सकता। यानी समाज की जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप समान रूप से उनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। बाल शोषण पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक। पहले के ज़माने में होता क्या था, पहले के ज़माने में लोग बंधुआ मजदूर थे, लोग गुलाम थे, तो उस गुलामी को ख़त्म कर दिया गया। ये किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग, मौलिक अधिकारों की विशेषता। यानी एक व्यक्ति को जब मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, एक व्यक्ति को जब उनके वहाँ के देश के अधिकार प्राप्त होते हैं, मूल अधिकार, तो वो व्यक्ति हर प्रकार के शोषण से, हर प्रकार की पीड़ा से, प्रताड़ना से क्या हो जाता है, खत्म, दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा है कई प्रकार के साधन प्रदान किए गए ताकि कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय का दरवाजा खटखटा सके। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपको न्याय न मिले, अब भाई मान लीजिए कि जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार में क्या गया कि समानता का अधिकार। लेकिन आप मान लीजिए कि इस किसी भी ऐसी कम्युनिटी से आते हैं कि आपके समाज के लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं। समाज के सभी लोग किसी कुएं से पानी लेते हैं तो आप जब उस कुएं में जाते हैं पानी लेने के लिए, तो आपको उस कुएं के पानी लेने से आपको रोका जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन संविधान आपको क्या अधिकार दिया है, समानता का अधिकार। तो अगर आपसे कोई अधिकार छीन रहा हो तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। आई बात समझ में, यह अधिकार आपको दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे उन प्रमुख मौलिक अधिकारों पर, ठीक है, जिसका जो उल्लेख है हमारे किसमें है, संविधान में है। तो 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इन्हें 6 कर दिया गया। इस संशोधन ने 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। यह अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, यानी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया, बाकी अधिकारों को रखा गया। तो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 किसकी बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा तथा भारत के किसी भी क्षेत्र में उन्हें समान रूप से कानून के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होगी। यह बात करती है समानता के अधिकार की। अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 सामाजिक एवं आर्थिक समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 राज्य को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, भाषा, जाति के आधार पर भेदभाव करने को निषेध मानता है। बात करें अनुच्छेद 16 की, तो सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की गारंटी है। अनुच्छेद 17 यह कहती है कि अस्पृश्यता यानी जो छुआछूत है उसे बंद किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 18 की बात करें तो राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगी सिवाय सेना और शैक्षिक प्रतिष्ठा के अलावा। यानी राज्य आपको किसी भी प्रकार से सम्मानित नहीं कर सकता सिवाय किसके, अगर आप एक सेना है तो कर सकती है, या फिर अगर कोई शैक्षिक मामले हैं तो उस पर आपको जो है वो सम्मानित किया जा सकता है। उसके अलावा किसी दूसरे चीज़ पर जो है राज्य सरकार आपको क्या करेगी, सम्मान नहीं देगी।
अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकारों का जिक्र है वह संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। आपके पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह कानूनी रूप से नियंत्रित अधिकार है, यानी कानून इसका नियंत्रण करती है। अब स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क में निकल जाएं और किसी को भी गाली गलौज करने लगे, ये स्वतंत्रता नहीं है। तो स्वतंत्रता आपको कितनी मिलनी चाहिए और कितनी नहीं, इसका नियंत्रण कौन करेगा? कानून करेगी। ठीक है, कानून आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जो आपका अनुच्छेद 19 था, उस अनुच्छेद 19 में किन किन बातों को के ऊपर बात की गई, क्या क्या जो छूट और क्या क्या अधिकार आपको दिए गए, आइए जानते हैं। सबसे पहला था भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी आप कहीं पर भी खड़े होकर अपना भाषण दे सकते हैं और अपने आपका जो भाव है, ठीक है, आप क्या सोचते हैं उस चीज़ की आपको आज़ादी है, यानी आप खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। उसके बाद है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण आप किसी जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, सरकार के विरुद्ध बात कर सकते हैं। उसके बाद है संघ एवं संगठनों को आप क्या कर सकते हैं? संगठित कर सकते हैं। उसके बाद है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि आप भारत के किसी भी जगह पे जाके निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद है कोई भी बिजनेस कर सकते हैं आप, व्यापार के लिए आपको छूट मिलेगी। ऐसा नहीं कि बंगाल का कोई आदमी झारखंड में आके जो है व्यवसाय नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए संविधान ने आपको क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। अब बात करें अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 की, तो ये व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। सभी मौलिक अधिकारों में यह केंद्रीय अधिकार है, अर्थात जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, यानी व्यक्तिगत अधिकार, यानी आपको कौन से अधिकार मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे गाली गलौज करके भाग गया, मुझे मारने की धमकी देकर भाग गया, तो वो मेरा व्यक्तिगत अधिकार का क्या हुआ? हनन हुआ। तो अगर मेरे उस व्यक्तिगत अधिकार का हनन हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि संविधान ने क्या कहा कि आपको सम्मान का अधिकार है, यानी मुझे सम्मान पाने का अधिकार है और कोई व्यक्ति मेरा असम्मान नहीं कर सकता, चाहे वो गाली गलौज करके हो, चाहे वो जातिगत टिप्पणी करके हो, चाहे वो धार्मिक टिप्पणी करके हो, चाहे वो छुआछूत करके हो। ठीक है, तो अगर मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा, हानि हुआ, तो उसके खिलाफ मैं न्यायालय जा सकता हूं। आगे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A भी जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा एवं मतलब कि मुफ्त शिक्षा की गारंटी दिया गया, यानी आपको शिक्षा प्राप्त करना पड़ेगा और वो भी मुफ्त में सरकार आपको शिक्षित करेगी। ठीक है, इसलिए आपको एक कार्यक्रम याद होगा, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था जो है कांग्रेस की सरकार द्वारा। तो ये क्यों चलाया गया था? यानी सबको शिक्षा मिले, सब पढ़े लिखे। अब बात करें अनुच्छेद 20 की, तो आर्टिकल 20 में यह कहा गया कि राज्य द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीड़ित व्यक्ति, यानी वैसा पीड़ित व्यक्ति जिसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार उन्हें क्या करेगी? उनकी आर्थिक हेल्प करेगी, उन्हें पैसे भी मिलेंगे, उन्हें कानूनी रूप से क्या मिलेगा? सहयोग भी मिलेगा। बात करें अनुच्छेद 22 की, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खंड बनाए गए, जिसमें किन्हीं मामलों में गिरफ्तारी एवं सजा को से संरक्षण प्रदान किया गया। यानी मान लीजिए कि आप किसी मामले में गिरफ्तार हो गए, पुलिस आपको पकड़ के ले गई, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप आप खुद का बेल कराएं। आपके पास ये अधिकार है कि आप खुद को बचाने के लिए क्या करें? साक्ष्य का जुगाड़ करें। आपके पास ये अधिकार है कि आप जो है न्यायालय में अपील करें कि मैं अपराधी नहीं हूं। आपको खुद का वकील हायर करने का भी अधिकार दिया गया। चलिए अब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है कि अगर आपके खिलाफ या आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है। शोषण कैसे हो सकता है? शोषण, आप अगर मजदूर हैं तो आपसे हो सकता है कि आपको काम करवा के आपको पैसे ना दिए जाएं। अगर आप एक बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपको ठीक है अपने दुकान पे काम करवाया जाए, तो ये सभी शोषण है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि छोटे जात का है तो उसके साथ क्या किया जाए? कि शोषण किया जाए। तो इन सभी के विरुद्ध अधिकार दिए गए। तो कौन कौन से अधिकार थे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये बाल शोषण, यानी बच्चों के ऊपर होने वाले शोषण, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष की कम
के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में या हानिकारक व्यवसाय में रोजगार नहीं दे सकते। यानी उस पर यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। आई बात समझ में? तो यह था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब होता है कि आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रसार करें, इसका अधिकार आपको दिया गया। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार प्रदान करता है। सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म की पूजा उपासना करने का अधिकार है, लेकिन यह स्वतंत्रता नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को उसके समाज में रहने के लिए, या अब मान लीजिए कि आप एक मुसलमान हैं तो आपको मस्जिद जाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई हिंदू बहुल इलाका है जहाँ पे 100 हिंदुओं का घर है, वहाँ पे एक मुसलमान का घर है, तो जो एक मुसलमान का घर है, ठीक है, उसे नमाज पढ़ने के लिए या मस्जिद जाने के लिए हिंदुओं को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, मुगल काल में क्या था, जब भारत में मुगल का शासन था, जब भारत में इस्लामिक शासन था, उस टाइम क्या किया था कि जजिया कर, ठीक है, यानी हिंदू अगर अपना मंदिर जाएगा तो मुसलमानों को टैक्स देना पड़ेगा, अकबर को, औरंगजेब को, बाबर को टैक्स देना पड़ेगा, तो जजिया कर था। तो इस चीज़ को हटा दिया गया, इस चीज़ को हटा दिया गया। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यानी आप किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के व्यक्ति से उसके धार्मिक प्रैक्टिस के लिए, पूजा के लिए, अर्चना के लिए, प्रसाद के लिए पैसे नहीं ले सकते हैं। जबकि हमारे अतीत की बात, इतिहास की बात करें तो जब भारत में इस्लामिक शासन था, जब भारत में अकबर का, मुगल का शासन था, तो वहाँ पे हिंदुओं से उनके मंदिर जाने के लिए टैक्स लिया जाता था। सोचिए कितनी बुरी बात है। ये मुगल लोग तो यहाँ के है भी नहीं। ये मुगल लोग तो तुर्की से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे मुगल लोग, और ये भारत में आके क्या करने लगे? हिंदुओं के जमीन पर ही कब्जा करने लगे ये मुगल लोग। और ये मुगल लोगों से किन्हीं का कोई संबंध नहीं है, ना तो भारत के मुसलमानों का इनसे कोई संबंध है और ना ही भारत के हिंदुओं का इनसे कोई संबंध है। आई बात समझ में? ये मुगल दूसरे देश के थे, यहाँ के नहीं थे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी शैक्षिक संस्थान जो सरकार का है, यानी स्कूल है, उस स्कूल में सरकार धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, यानी पूर्णतः निषेध है। राज्य निधि से, यानी राज्य सरकार के फंड से, राज्य सरकार के कोष से, मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है, हाई स्कूल चल रहा है, मिडिल स्कूल चल रहा है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय, तो वहाँ पे जो सरकार, वो सरकारी स्कूल है, यानी सरकार के पैसे से वो स्कूल चल रहा है। तो जो सरकारी स्कूल से जो पैसे, सरकार के पैसे से जो स्कूल चल रहा है, उस स्कूल में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे आपका है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 एवं 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। देखिए, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार मतलब होता है कि मान लीजिए आप एक बंगाली हैं, ठीक है, तो आपको ये अधिकार दिया गया कि आप अपने संस्कृति का क्या करें, अच्छे से मतलब उसको माने, उसको अपनाएं। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए बंगाल में बंगाली कल्चर है और वहाँ से बिहार का एक आदमी गया और बिहार का वो एक आदमी बोलता है कि जो हम यहाँ पे छठ पर्व मनाएंगे, ठीक है, या कुछ और करेंगे, बिहारी कल्चर को जो वहाँ पे हम क्या करेंगे। बिहारी लोग देखते हैं कि अक्सर अपने इस पे कंधे पे जो है वो गमछी लेके चलते हैं। ये बिहार का एक कल्चर है, एक संस्कृति है बिहार यूपी का। तो बंगाल में अगर वो ऐसा करे और बंगाल के कोई लोग उसे रोके, तो ये रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो आपका संस्कृति है, ठीक है, वो आपकी क्या है, वह संस्कृति है। जैसे बंगालियों की संस्कृति है कुर्ता पजामा पहनने का, धोती पहनने का, तो वो कुर्ता पजामा पहनने वाला बंगाली या धोती पहनने वाला जो बंगाली है बंगाल का, वो अगर महाराष्ट्र चले जाए या केरल चले जाए और वहाँ के लोग उसे कहे कि नहीं आप ये नहीं पहन सकते हैं, आप हमारे स्टेट में है तो आपको हमारे स्टेट के कपड़े ही पहनने होंगे, तो ये अधिकार आपको दिया गया कि आप नहीं बोल सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने किसकी संस्कृति की रक्षा करे, वो अपने संस्कृति का क्या करे, उसको कंटिन्यू करते रहे, मानते रहे। आप धोती पहनते हैं आपकी संस्कृति में तो आप बिल्कुल उसे पहनिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, सरकार खुद भी नहीं। अब बात करें अनुच्छेद 30 की, तो अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी जो भी अल्पसंख्यक है, जैसे कि जैन है, सिख है,
उसके बाद आपका बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है, उन्हें क्या दिया गया? उन्हें अपनी रुचि के अनुसार संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार दिया गया और उनके प्रबंध का अधिकार दिया गया। यानी आपकी रुचि के हिसाब से आप कोई भी अपना शैक्षिक संस्थान जो है वो लगा सकते हैं। अब आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, उपचार कब होता है इसको समझिए। उपचार कब होता है? ट्रीटमेंट। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपको चोट लगती है, तब उसका आपका उपचार होता है। तो उसी प्रकार आपके खिलाफ असंवैधानिक कार्य जब किए जाते हैं, यानी कानून जब आपके खिलाफ खुद अन्याय करे, कानून अगर अन्याय करने लगे तो कानून के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। तो संविधान ने आपको कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं कि आपके साथ अगर कानून और न्यायालय भी गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हैं? बड़े न्यायालय में जा सकते हैं, राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाने का अधिकार की गारंटी देती है। यानी कोई भी व्यक्ति को अगर जिले के कोर्ट से, आपके जिले में जो कोर्ट है उससे न्याय ना मिले तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, आपको हाई कोर्ट से न्याय ना मिले तो आप फिर कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जिन उपायों से मूल अधिकारों की रक्षा करता है उन्हें याचिका या न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। यह रिट या न्यायिक प्रक्रिया इस प्रकार है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। तो सबको बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, यानी पुलिस आपके घर आई, आपको उठाई और जेल में डाल दिया। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उस पुलिस से कभी आपने बहस किया हो सकता है कि आपके किसी दुश्मन ने पुलिस को पैसे खिला के या प्रेशर देके ये कहा हो कि जाइए इसको उठा के लेके आइए। यानी आपका कोई क्राइम नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया, बावजूद उसके आपको पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप तुरंत कोर्ट जाइए और उस पुलिस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कीजिए। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी आपको ये अधिकार है। यह रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। यदि बिना किसी सुनवाई के किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध की हिरासत में ले लिया गया है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब परमादेश। परमादेश का अर्थ है आदेश। यह किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए कहा जाता है कि उसने करने से मना कर दिया हो। यह आदेश राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जारी नहीं कर सकता उसके खिलाफ। यानी परमादेश किसी भी अधिकारी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं हो सकता। आप कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है। आप कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। आप राज्यपाल के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। आप देश के राष्ट्रपति के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। अब है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, यह उच्च न्यायालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, वह नीचे वाले कोर्ट को रिट जारी करता है। यानी उच्च न्यायालय के नीचे कौन सा कोर्ट आएगा? सेशन कोर्ट, आपके जिले का जो कोर्ट है। यानी उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा, आदेश देगा किसको? आपके जिले के कोर्ट को। और फिर जो सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में, वह किसको आदेश देगा? उच्च न्यायालय को और सेशन कोर्ट को, ठीक है। चलिए, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि ये इस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी नीचे वाले कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में रखे गए रिकॉर्ड को मंगा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में चल रहे केसों के रिपोर्ट को मंगवाए, या जो हाई कोर्ट है उसके पास ये अधिकार है कि वो जिले के कोर्ट में चल रहे रिपोर्ट को अपने पास मंगवाए। चलिए, अब बात करते हैं उत्प्रेषण की। तो उत्प्रेषण जो है, इस रीट के माध्यम से कोर्ट किसी व्यक्ति से उसके बारे में पूछ सकता है कि किस अधिकार क्षेत्र से वो किसी न्यायालय अथवा सत्ता में आसीन है, ठीक है। दोस्तों, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो होता है ख़त्म। आगे आपका मूलभूत आधार सिद्धांत इंपॉर्टेंट नहीं है। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे कहा गया वही आर्टिकल 31 और 32 के बारे में, जो हमने ऑलरेडी क्या किया है उसको देख लिया है। आई बात समझ में? तो चैप्टर अगर आपको समझ में आया हो तो जो है आप कमेंट कीजिए। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये सभी समझने के चैप्टर तो है ही, साथ में आपको याद भी करना होगा कि कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो जहाँ पे याद करने की बात आती है
तो वहाँ पे समझ जो है नहीं होता, क्योंकि आपको इसको याद करना होगा। इसमें कोई समझने वाली बात। अब सप्रू रिपोर्ट, तो सप्रू रिपोर्ट कब आया? 1945 में आया। किसने लाया, किसके नाम पे रखा गया? तो इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।